हेलो एवरीवन, क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के संकल्प सीरीज से क्लास 9th के भूगोल का पहला चैप्टर भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की कंसेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। आप अगर यूपीएससी, बीपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास के बाद आपको भारत की स्थिति और विस्तार के चैप्टर में आपको कोई भी पूरा प्रश्न, आप सभी प्रश्न को हल कर पाएंगे। मेरा दावा है कि इस क्लास को देखने के बाद आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आकार और स्थिति। भारत की आकार और स्थिति। इसमें मुख्य मुख्य टॉपिक को हाईलाइट कर दिया गया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चाहें तो मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं तो क्विक एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एक एक टॉपिक को विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहले आइए हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाते हैं। बारीकी से एक एक चीज को हम बारीकी से समझाएंगे, आप समझते चलिए। धैर्य के साथ एक पूरा क्लास को आप देखिए। मेरा दावा है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप सभी प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का। तो आइए समझाते हैं। कह रहा है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये क्या है? ये चार दिशा होता है। चार दिशा होता है। सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चार दिशा होता है। ऊपर वाला दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर। नीचे वाले दिशा को दक्षिण दिशा कहते हैं। इधर पूर्व दिशा होता है और इधर पश्चिम दिशा होता है। तो पृथ्वी हमारा क्या? यही पृथ्वी है। अगर पृथ्वी को हम बीच से दो भागों में बांट दें तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? ऊपर वाला आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, क्योंकि ऊपर कौन सा हिस्सा है? उत्तरी हिस्सा। तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और नीचे वाला भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। नीचे वाला भाग दक्षिण गोलार्ध कहलाएगा। तो भारत हमारा कहाँ स्थित है? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर भारत हमारा किधर स्थित है? आधे आधे वाला उत्तरी गोलार्ध की तरफ। तो ये कह रहा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत, यहाँ से देख लीजिए कि भारत कहाँ स्थित है? इस रेखा के ऊपर। ये किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। कह रहा है इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से, इसका मुख्य भाग इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा, और सब इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश तक। आइए हम आपको बारीकी से समझाते हैं। जैसे है भारत, तो ये उत्तर बताया है कि भारत पृथ्वी है पूरा, तो इसके ऊपर आधा वाला हिस्सा ऊपर, आधा ऊपर वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे आधा, और से नीचे के हिस्सा को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो कह रहा है भारत मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक मुख्य भाग उसका फैला हुआ है। उसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बताने से पहले आपको यह बताना उचित होगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो साथियों, पृथ्वी पर कुछ रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जो पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति, किसी स्थान का, जिससे किसी स्थान का पता लगाया जाता है, और उससे उस रेखा से समय का भी पता लगाया जाता है। समय और स्थान को पता करने के लिए कुछ रेखा खींचा गया है, जिसे दो नाम से जाना जाता है। एक अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। तो इसमें अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतर रेखा क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। तो पृथ्वी पर बताए हैं अभी कि इधर चार दिशा होता है। कितने दिशा होता है? चार। चार दिशा होता है, जिसमें इधर कौन सा दिशा होता है? पश्चिम दिशा। इधर पूर्व दिशा, और इधर ऊपर उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा। तो पूरब से पश्चिम से पूर्व तक की तरफ जो रेखा खींचा गया है उसी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। उसी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। जो पूरब से पश्चिम तक रेखा खींची गई उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा।
और जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को बताया है कि ऊपर वाला कौन सा ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है, और पूरब से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ऐसे ही पृथ्वी पर बहुत सारे अक्षांश और देशांतर रेखा खींचा गया है। तो कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, कहने का मतलब कि जैसे ये भारत है, ये पूरा क्या है, पृथ्वी है, ये पूरा पृथ्वी है, ये पूरा क्या है, पृथ्वी है। तो यहाँ पे बहुत सारा रेखा खींचा गया है। तो भारत, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे भारत स्थित है, तो भारत किस अक्षांश से शुरू होकर किस अक्षांश के बीच है, यही यही कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच स्थित है। मतलब यहाँ का जो अक्षांश, यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है उसकी, वो कितने डिग्री पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पर। और जो लास्ट में भारत के लद्दाख, यहाँ से जो अक्षांश गुजरता है वो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्योंकि बताया है कि अक्षांश रेखा कैसे होता है, पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे ऐसे खींचा गया है, यही क्या है, अक्षांश रेखा है। तो भारत में बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो भारत किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच में है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश के बीच में है। ठीक है। और अब कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट। बताए हैं कि देशांतरीय विस्तार क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाता है, वही क्या कहलाता है, देशांतर। तो भारत में भी, भारत तो भी पृथ्वी पर ही स्थित है, तो भारत में से भी होकर बहुत सारी देशांतर रेखा गुजरती होगी। तो वही बात है कि भारत का ये वाला छोर, पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर किस किस देशांतर पर स्थित है, वही बताना है। तो भारत का पश्चिमी छोर जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 1 मिनट बताते हैं हम आपको। तो भारत के पश्चिमी छोर से, सबसे पश्चिमी छोर से जो देशांतर रेखा गुजरती है वो कितने डिग्री पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। और जो सबसे पूर्वी देशांतर है, जो भारत का सबसे लास्ट छोर है पूर्वी, वह कितने देशांतर पर स्थित है, कितने डिग्री देशांतर पर, तो 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर, 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। और अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो भारत, कहने का मतलब कि भारत का सबसे पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है, और सबसे पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित है, और सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच स्थित है। तो आइए, यही कह रहा था, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि पूर्व में, पूर्व देशांतर तक है, बताए हैं कि यह पश्चिम से, भारत यहाँ से यहाँ तक स्थित है। तो बताए हैं कि यह पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है। तो ऊपर वाला उत्तर दिशा हो गया, नीचे दक्षिण दिशा हो गया, इधर पश्चिम दिशा हो गया, इधर पूर्व दिशा। तो भारत किधर स्थित है, पूरब की तरफ स्थित है, यह पूरब वाला हिस्सा में है। तो इसलिए उसको कहा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि यह पूर्वी वाला पूरा ही कितना पूर्वी हिस्सा है, यह पूरा पूर्वी हिस्सा है, ये सब पूरा पश्चिमी हिस्सा है। तो भारत पूरब में स्थित है, इसलिए पूर्वी देशांतर कहा जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर कह रहा है कि कर्क रेखा 37 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए, बताए हैं, अभी बताए हैं कि भारत से होकर बहुत सारी रेखाएं गुजरती है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी रेखाएं खींची गई, बहुत सारी रेखाएं खींची गई। आइए फिर से आपको हम बताते हैं, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। बताया है कि क्या है, पृथ्वी है, तो इस पर बहुत सारा काल्पनिक रेखा खींचा गया है, जिसे अक्षांश रेखा और
देशांतर रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे अक्षांश या देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ऐसे ही बताइए, पृथ्वी पर ही तो भारत है, यहाँ पे भारत है, तो भारत से भी होकर तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जाती होगी, क्योंकि जब पृथ्वी पर बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई है तो भारत पर भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं भारत से होकर भी गुजरती होगी। तो वही कह रहा है कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसको कर्क रेखा नाम दिया गया है। जिसको क्या नाम दिया गया है? कर्क रेखा। यह भारत को लगभग दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है, आधा ऊपर और आधा नीचे। यही क्या है? कर्क रेखा है। बताया है कि पृथ्वी पर बहुत सारी अक्षांश रेखा है, तो पृथ्वी पर बहुत सारी अक्षांश रेखा है, तो भारत से भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा गुजरती होगी। तो भारत के बीचों बीच से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और कितने डिग्री पर स्थित है? तो 23.5 डिग्री, 23.1/2 डिग्री, या उसको ऐसे लिख सकते हैं, 23.30 डिग्री, 23 23.5 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री, यही है। तो कह रहा है कि यह भारत को कर्क रेखा भारत को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है भारत को दो भागों में बांटती है, आधा ऊपर हिस्सा और आधा नीचा हिस्सा, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो लगभग यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। और देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछता है कि कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य याद कर लेंगे, बाकी 20 राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। यहाँ तक क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि क्या आप जानते हैं भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 में सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। इससे पहले हम आपको एक और चीज समझाते हैं। इससे पहले हम आपको एक और चीज समझाते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या है, भारत है, तो भारत है, तो भारत का सबसे जो दक्षिण छोर है, इस पर कोई बिंदु होगा जिसका नाम होगा। वैसे ही भारत का सबसे अंतिम उत्तरी छोर है, इसका भी कुछ न कुछ नाम है। ऐसे ही भारत का सबसे पूर्वी छोर है, इसका भी कुछ नाम है, और ये जो पश्चिमी छोर है इसका भी कुछ नाम है। ऐसे ही भारत के चारों तरफ जो अंतिम अंतिम छोर है उसका नाम दिया गया है। तो बताइए कि यह भारत में किस तरफ है? पूरब की तरफ। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है किबीथु। क्या नाम है? किबीथु। क्या नाम है? किबीथु। जो किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? सबसे यहाँ पूर्वी छोर पर कौन सा राज्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। तो किबीथु बिंदु किस राज्य में स्थित होगा? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबीथु। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। वैसे ही भारत का सबसे पश्चिमी कौन सा राज्य है? गुजरात। यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है गौड़ माता। क्या नाम है? गौड़ माता। गौड़ माता या कहीं कहीं गुहार माता दिया रहता है, ठीक है। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका नाम क्या है? गौड़ माता। और सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसका नाम है किबीथु। वैसे ही भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और वैसे ही भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत के मुख्य भूमि, यहाँ दो कंफ्यूजन वाले प्रश्न है, क्योंकि देखिए, यह भारत के अंतर्गत यहाँ दो द्वीप समूह है, जो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक लक्षद्वीप समूह है। तो यहाँ दो कंफ्यूजन वाले प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि यहाँ दो प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो भारत का मुख्य भूमि यही ना है, भारत का मुख्य भूमि है पूरा। तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो क्या आंसर होगा? और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो बताइए कि भारत का ही इस सब पर अधिकार है, द्वीप समूह पर। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो यहाँ पे एक स्थित है निकोबार, जिसमें ग्रेट निकोबार। यहाँ पे एक बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट।
जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का मुख्य भूमि यही ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पे एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है कन्या कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। इसी का दूसरा नाम है केप कमोडिन या कन्याकुमारी। तो यहाँ से दो प्रश्न क्लियर होता है कि अगर पूछे कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी या केप कमोडिन या कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में। तो कह रहा है यहाँ पे कि यह ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी के कारण जलमग्न हो गया था। 2004 में सुनामी आया था, उस समय इंदिरा पॉइंट जो बिंदु बनाया गया है ग्रेट निकोबार में, और सुनामी के कारण उसमें जलमग्न हो गया था या जल स्तर के से ढक गया था। यही एक कह रहा है। फिर आइए अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला कह रहा है भारत का आकार, कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह क्या है, एक खेत है, तो इसके बीच में जो भाग स्थित है, इसके बीच में जो खाली स्थान है वही क्या कहलाएगा, इसके बीच में जो स्थान है वही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। वैसे ही मान लीजिए कि त्रिभुज है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्या है, त्रिभुज है तो इसके बीच वाला जो स्थान है वही क्या कहलाएगा, उसका क्षेत्रफल। तो भारत वैसे ही भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये भारत जो स्थित है, आइए आपको हम ठीक से बताते हैं। जैसे देखिए ये भारत है, तो ये भारत के बीच में कितना स्थान है, बीच में कितना स्थान है वही वो उसका क्या है, क्षेत्रफल, वही उसका क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%। मतलब विश्व के पास जितना क्षेत्रफल है, विश्व में जितना क्षेत्रफल है, उसमें से भारत का कितना हिस्सा है, 2.4%। देखिए कहने का मतलब कि जैसे विश्व के पास अगर 100 रुपया है, तो उसमें भारत का कितना हिस्सा है, भारत विश्व के पास पूरा विश्व में अगर 100 रुपया है, तो उसमें भारत का कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है, 2.4 हिस्सा है। मतलब उसको हम अढ़ाई कह सकते हैं, लगभग अढ़ाई कह सकते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। कितना, 2.4%। फिर कह रहा है कि यह विश्व का 7वां बड़ा देश है। बताया है कि यह विश्व का क्षेत्रफल का इसका क्षेत्रफल 2.4% है। तो इससे पता चल रहा है कि इससे बड़ा 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 भी क्या होगा, देश होगा। इससे बड़ा बड़ा भी देश होगा। तो विश्व में भारत हमारा 7वें स्थान पर आता है। कितना स्थान पर, 7वें स्थान पर। भारत से 6 बड़े देश, ऑलरेडी 6 बड़े देश हैं और भारत 7वें स्थान पर है। तो आइए जानते हैं कि भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं। तो भारत से 6 बड़े देश हैं। एक नंबर में रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। 7वें नंबर पर भारत है। तो यह प्रश्न कभी 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 दे देता है प्रीलिम्स में कि क्षेत्रफल के आधार पर दिए गए राज्यों का क्रम निर्धारण करें। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है और 5वें नंबर पर कौन है, छठे नंबर पर कौन है। उसके बाद में 7वें नंबर पर हमारा भारत है। तो पहले नंबर पर रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो भारत से बड़े ऑलरेडी 6 देश हैं और 7वें नंबर पर हमारे भारत है। तो यही प्रश्न कह रहा है कि विश्व का, यहाँ टॉपिक कह रहा है कि विश्व का 7वां बड़ा देश है कौन, भारत। छठा ऑलरेडी है और 7वां भारत है। फिर कह रहा है कि स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर और समुद्री तट रेखा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है। इसकी सीमा रेखा की लंबाई, सीमा रेखा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्या है, यह कोई, मान लीजिए कि ये क्या है, भारत है, ये भारत है, तो इसकी जो लाइन है यही क्या कहलाएगी, बाहरी लाइन, वही क्या कहलाएगी, सीमा रेखा। जो दूसरे देशों के साथ मिलती है वही क्या कहलाएगी, सीमा रेखा। तो सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है,
15,200 वर्ग किलोमीटर, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाएंगे तो उसकी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। फिर कह रहा है भारत के उत्तर में नवीन वलित पर्वत है। अभी आइए आपको हम बताते हैं। जैसे ये क्या है? ये भारत है, ये भारत है। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। तो यही भारत के किस दिशा में है? तो भारत के बताएं कि ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर दिशा। तो ये कौन से दिशा में है? उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में। नवीन वलित पर्वत क्या होता है? जिसका निर्माण आधुनिक काल में, मतलब आधुनिक काल में, जैसे चट्टानों के मुड़ने या अवसादों के कारण होता है, वही नवीन वलित पर्वत कहलाता है। तो यहाँ नवीन वलित पर्वत हिमालय किसका उदाहरण? नवीन वलित पर्वत का, जो भारत के उत्तर में स्थित है। फिर कह रहा है कि भारत अब यहाँ कह रहा है कि भारत उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर हिंद महासागर की ओर सकरा होते चला जाता है। देखिए, अगर भारत की नक्शा को आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ पता चलेगा कि भारत ऊपर ऊपर में चौड़ा है, और जैसे जैसे हम नीचे दक्षिण की तरफ या हिंद महासागर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे भारत की आकृति कैसा है? संकरा है, मतलब पतला होते चला जाता है। तो यही कह रहा है कि भारत ऊपर में चौड़ा, और जैसे जैसे हिंद महासागर की तरफ बढ़ते हैं वह सकरा, पतला होते चला जाता है, उसकी आकृति पतला होते चला जाता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। बताया है कि भारत के पास कितने द्वीप समूह हैं? ऐसे तो बहुत सारे द्वीप समूह हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ 2 द्वीप समूह है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बंगाल की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। 1 मिनट। इस ये कौन सा खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। ये पूरा बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर। तो अरब सागर में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और बंगाली खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो कह रहा है कि भारत के पूर्व में बताया है कि यह कौन सा, यह इधर पूर्व होता है, इधर उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है, और इधर पश्चिम होता है, और नीचे दक्षिण होता है। तो भारत के ये भारत है पूरा, तो इधर इधर पूर्व की तरफ कौन सा खाड़ी है? बंगाली खाड़ी, जिसमें कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और भारत के पश्चिम में इधर की तरफ कौन सा द्वीप है? कौन सा सागर है? अरब सागर। जिसमें कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। कहाँ है? कावारत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। तो यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर हुआ कि भारत के पूर्व में कौन सा द्वीप समूह है? तो भारत के पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत के पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ठीक है। फिर कह रहा है कि भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण समझने वाली, अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो पहले फिजिकल ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट है कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री, दोनों लगभग समान है, 30 डिग्री के आसपास है। फिर भी उसकी लंबाई और चौड़ाई में, जैसे आगे हम लोग देखेंगे कि भारत की लंबाई, आगे देखेंगे कि भारत के यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अक्षांशीय विस्तार बताए हैं कि ऐसे ऐसे कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। ऐसे अक्षांश रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक की अक्षांश रेखा की लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक की देशांतर रेखा, और दोनों को हम लेते हैं तो लगभग 30 डिग्री के आसपास आता है। तो जब 30 डिग्री के आसपास आता है तो दोनों तरफ की लंबाई, दोनों तरफ की क्या होना चाहिए? इधर से दोनों तरफ उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई इसकी 3214 किलोमीटर होती है। 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ऐसा क्यों होता है?
जब देखिए 30 डिग्री दोनों की तरफ से 30 डिग्री का अंतर है तो दोनों तरफ का लंबाई समान आना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम आपको समझाते हैं। जब कि अक्षांश रेखा है, ये कौन सा रेखा है? अक्षांश रेखा। यह है अक्षांश रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। तो जब हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा की लंबाई हमेशा हमेशा एक समान होते जाएगी। यहाँ पे जितना इसकी दूरी है, यहाँ पे जितना दूरी है, आइए अगले कलर से हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर जितना इसकी दूरी है उतना ही यहाँ पर भी है और उतना ही यहाँ पर भी है। और कहीं भी अक्षांश रेखा की लंबाई बीच की दूरी हम देखें तो बराबर होगा, चाहे वह यहाँ देखे या यहाँ देखे, हमेशा दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी समान होती है। लेकिन देशांतर रेखा को हम अगर देखें, देशांतर रेखा रोकिए एक बार ठीक से बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर समझाते हैं। जैसे पृथ्वी, कौन सा रेखा है? देशांतर रेखा। कौन सा रेखा? देशांतर रेखा। और ये क्या है? अक्षांश रेखा। ये क्या है? अक्षांश रेखा। तो हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा के बीच कहीं भी अगर हम दूरी नापें तो क्या होगा? बराबर दूरी आएगा। बराबर दूरी, यहाँ जितना दूरी होगा अक्षांश रेखा के बीच, दो अक्षांश रेखा के बीच, उतना ही यहाँ भी होगा। और वहीं उतना ही यहाँ भी अक्षांश रेखा के बीच उतना ही दूरी होगा। लेकिन देशांतर रेखा में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर या जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं उसकी दूरी, उसकी लंबाई, उसकी बीच की दूरी कम होते चली जाती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी दूरी थी, हम जितने ध्रुव के पास जाएंगे उसकी बीच की दूरी कम होते चली जाएगी। क्योंकि अक्षांश देशांतर रेखा ऐसे खींची गई है, ऐसे 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 खींची गई है। तो बताइए यहाँ बीच की दूरी कितना है? ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे इसकी बीच की दूरी कम होते चली जाएगी। इसलिए इसलिए पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर होता है, और जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर होता है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर है कि जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे देशांतर रेखा के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी कम होते चली जाती है। इसलिए दोनों तरफ की, दोनों उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई के बीच अंतर आता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों तरफ अक्षांश समान, अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार में लगभग समान अंतर 30 डिग्री का अंतर होने पर भी क्यों दोनों तरफ की दूरी अलग अलग, दोनों तरफ की लंबाई अलग अलग। यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि दो देशांतर के बीच ध्रुव की तरफ बढ़ने पर बीच की दूरी कम होते चली जाती है, जबकि अक्षांश रेखा की दूरी हमेशा समान होती है। इसलिए इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर होती है और इसकी 2933 किलोमीटर। अगर अगर क्लास की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। आइए अगले आगे देखते हैं। फिर कह रहा है कि भारत की, यहाँ से क्लियर हुआ कि भारत का लगभग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री का अंतर है, फिर भी दोनों की, दोनों तरफ से 30 डिग्री का अंतर है, फिर भी लंबाई में क्यों लंबाई में दोनों तरफ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री लगभग समान है, लेकिन दोनों की लंबाई अलग अलग क्यों है? क्योंकि देशांतर के बीच, ध्रुव की तरफ बढ़ने पर दो देशांतरों के बीच दूरी कम होते चली जाती है। यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला कह रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूरी देशांतर रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा कहा गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अब यह भारतीय मानक समय रेखा क्या होता है? तो आइए आपको हम फिर समझाते हैं। भारतीय मानक समय रेखा क्या होता है? तो जैसे देखिए, मानक समय रेखा जिससे हमको हमारे देश में समय मापा जाता है। क्या मापा जाता है? समय मापा जाता है। क्योंकि मुख्य ग्रीन दिख से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। उसी से पूरा विश्व का समय मापा जाता है। लेकिन भारत का समय भारत का समय 82.5 डिग्री पूरी देशांतर से मापा जाता है, जो भारत के लगभग लगभग बीचों से होकर गुजरती है। बीचों बीच होकर गुजरती है एक देशांतर रेखा, जिसको भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, जिसके जिसके द्वारा जिसके आधार पर भारत का समय मापा जाता है।
यही कौन सी रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताया है कि उत्तर से पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाता है उसी को क्या कहते हैं? देशांतर। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहा है तो कौन सा रेखा है? देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, इसी से भारत का समय मापा जाता है। तो यही क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। कह रहा है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 97 डिग्री 30 मिनट। और गुजरात का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। तो दोनों का हम अगर अंतर निकालें तो 97 डिग्री 25 में से अगर 68 डिग्री 7 मिनट घटाए तो लगभग कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री आएगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री का अंतर आएगा। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। 30 डिग्री घूमने में 30 डिग्री का अंतर है तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 30 चौका 120। 120 मिनट। 120 मिनट में अगर घंटा में 120 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो कितना है? 2 घंटा। तो यहाँ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय का कितना अंतर है? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। कहने का मतलब कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे दिखाई दिया होगा तो गुजरात में सूर्य कब दिखाई देगा? 7 बजे। कब? 7 बजे। क्योंकि यहाँ से देशांतर रेखा को सूर्य पार करते करते सूर्य इस सब देशांतर रेखा को पार करते करते गुजरात में पहुंचेगा। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे दिखाई दिया होगा तो गुजरात में कब दिखाई देगा? 7 बजे। और यहाँ अगर 6 बजे दिखाई दिया होगा तो गुजरात में 8 बजे। गुजरात में 8 बजे दिखाई देगा। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय का अंतर 2 घंटा कैसे है ये हम आपको बता दिए। क्योंकि देशांतर में अंतर होने के कारण समय में अंतर हो गया है। क्योंकि दोनों के देशांतर का अंतर 30 डिग्री है। और जानते हैं कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा? 30 चौका 120। मतलब 2 घंटा। 2 घंटा लगेगा। इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का अंतर 2 घंटा है। और डिग्री में पूछे तो कितना डिग्री का अंतर है अभी निकाले हैं कि इसमें से इसको घटाया है तो कितना है? 30 डिग्री। और डिग्री पूछे तो 30 डिग्री और समय का अंतर 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है, तो भारतीय जो मानक समय रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर या मिर्जापुर से। अगर मिर्जापुर अच्छा नहीं हो तो नैनी मान सकते हैं। तो इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। यह भी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्योंकि यह गुजरती है तो यहाँ पर राज्य कोई ना कोई राज्य है। तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको एस टी जिसको IST पता है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। और कर्क रेखा 8 राज्यों से। अब एक यहाँ एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि भारतीय कर्क रेखा, यहाँ एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में कहाँ काटता है? कहाँ काटती है? देखिए इधर से क्या जा रहा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इधर से जा रही है कर्क रेखा और इधर से आ रहा है मानक समय रेखा। तो यह कहीं ना कहीं तो एक जगह काटेगा। तो ये काटता है कहाँ? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। हाँ, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और स्थान पूछे तो सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है। तो एक फैक्ट ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर, ज्ञात कीजिए कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर, 1 मिनट समझाते हैं आपको। ज्ञात कीजिए कि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर को भारतीय की मानक यमोत्तर क्यों कहा जाता है? तो पता है कि भारत की मानक यमोत्तर या मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूरी देशांतर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 82.5 डिग्री पूरी देशांतर भारत के बीचों बीच से होकर, लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, जिससे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। इसलिए भारत का मानक समय रेखा पूरी देशांतर 82.5 डिग्री पूरी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। फिर कह रहा है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो बताया है कि दिन रात में अवधि का अंतर क्यों होगा? क्योंकि अभी कुछ देर पहले बताया है कि
अक्षांश में अंतर होने के कारण, देशांतर में अंतर होने के कारण समय में अंतर हो गया है, क्योंकि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे दिखाई दे रहा है तो 2 घंटा बाद गुजरात में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए देशांतर और अक्षांश में अंतर होने के कारण कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। यहाँ से दोनों क्लियर हो गए। फिर कह रहा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है, मध्य में स्थित है। तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। इसके यहीं पे तो भारत स्थित है। यही तो क्या है? यही क्या है? भारत है। तो एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के मध्य में स्थित है। दक्षिण पश्चिम के, दक्षिण पूर्व के मध्य में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। ठीक है। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पता है कि एशिया महाद्वीप के मध्य में भारत स्थित है। कौन है महासागर का नाम? इसके अब यहाँ से एक और फैक्ट है कि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यह कौन सा सागर है। यह यहाँ कौन सा महासागर है? यहाँ पे हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर भारत के भारत के नाम पर ही उस महासागर का नाम रखा गया है, जिसका नाम है हिंद महासागर। तो एक प्रश्न यहाँ से पूछता है, किस महासागर का नाम भारत के कौन सा ऐसा एक देश है जिसका नाम महासागर, जिसके नाम से एक महासागर का नाम रखा गया है? तो हिंद महासागर। कौन सा महासागर का? हिंद महासागर। ठीक है। फिर यहाँ से कह रहा है, अगला पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी लगभग इतनी कम हो गई थी। बताइए कि कोई अगर मान लीजिए कि यहाँ क्या है, यहाँ नहर है और यहाँ रास्ता है, यहाँ क्या है, मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, और यहाँ एक देश है और एक पुल है, और यहाँ है एक देश है, यहाँ एक देश है। तो बताइए कि इधर से होकर इसको जाने में ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, या अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक नहर खोल दिया जाए तो यहाँ से सीधे चल जाएगा। वैसे ही सुएज नहर जब खुल गया तो भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने के लिए 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। दूरी कम हो गई। ये आगे क्या कह रहे हैं? फिर कह रहा है कि भारत विश्व के देशों के साथ साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से होकर होता था। भारत का यूरोपीय देशों से पहले से ही व्यापार होता रहा है, लेकिन भूभाग के माध्यम से होता था, भूभागीय रास्ता के माध्यम से होता था, जल मार्ग के माध्यम से नहीं होता था। जल मार्ग के माध्यम से कम होता था, समुद्री जल मार्ग की अपेक्षा बहुत अधिक होती थी। किससे? भूभागीय रास्ता से, भूभाग के माध्यम से। फिर कह रहा है जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्री मार्ग उस समय तक उतना ज्ञात नहीं थे, छोटे छोटे समुद्री मार्ग कहीं कहीं जाने के लिए था। समुद्री मार्ग से व्यापार होना सबसे अधिक मात्रा में कब शुरू हुआ? जब वास्को डी गामा ने यूरोप से आकर भारत के रास्ते की खोज की थी। बता दें कि कुछ टीचर बताते हैं कि कुछ टीचर और कुछ किताबें बताती है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो मूर्ख को बता दीजिए कि भारत कोई भूला हुआ नहीं था, भारत पहले से ही था। क्यों? बल्कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने 1498 में किया था। भारत तो पहले से ही था। ठीक है, वो समुद्री मार्ग से व्यापारिक रास्ता का खोज किया था, समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। भारत का खोज नहीं किया था और समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है। फिर कह रहा है इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके थे। पता है कि भारत में ही दशमलव प्रणाली की खोज हुई थी, शून्य की खोज जो कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। कौन किया था? आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। रामायण रामायण भी
जानते हैं कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किए थे। और पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा। कौन किया था? विष्णु शर्मा। भारतीय अंक दशमलव प्रणाली आदि भारत के विभिन्न भागों तक पहुंच सके थे। मसालों, मलमल आदि कपड़े का व्यापार भारत से विभिन्न देशों तक ले जाए जाते थे। जानते हैं, आप इतिहास में पढ़ ही चुके होंगे कि भारत मसालों के लिए कितना प्रसिद्ध था। तब तो अंग्रेज यहाँ पे मसालों के मुनाफे के कारण ही तो अंग्रेज अपना धीरे धीरे व्यापारिक कोठी स्थापित किया और भारत को गुलाम बना लिया। आप तो इससे परिचित ही है। फिर कह रहा है भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र है। भारत में कितना? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है। ठीक है। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों के समुद्र शासित की संख्या। कह रहा है पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात करना है। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर। अब आइए आपको हम बताते हैं। पश्चिम, पश्चिम कौन सा दिशा है? इधर है। और पूर्व, पूर्व इधर सा दिशा है। कह रहा है कि पश्चिम और पूर्वी तटों पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश। स्थित तटों पर स्थित कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तट। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कह रहा है भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन और नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, दक्षिण में समुद्र पार करते हैं पड़ोसी देश द्वीप समूह। आइए आपको पहले समझा देते हैं इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। और उत्तर में चीन से, इस कौन सा देश है? चीन। तो उत्तर में कौन सा देश है भारत का? चीन। दक्षिण में, दक्षिण में पश्चिम, दक्षिण में बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। ठीक है। और दक्षिण में कौन सा देश हो जाएगा? दक्षिण में श्रीलंका हो जाएगा। और यह दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश हो जाएगा। दक्षिण पूर्व में, यहाँ देखिए कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। पूर्व में हो जाएगा बांग्लादेश और म्यांमार। पूर्व की तरफ बांग्लादेश और ये कौन सा देश है? म्यांमार। और इधर क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नीचे क्या है? श्रीलंका है। नीचे श्रीलंका है। इधर चीन, म्यांमार, श्रीलंका, इधर पाकिस्तान। ठीक है। फिर कह रहा है कि दक्षिण 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 में समुद्र पार करते हैं हमारे दो द्वीप समूह, श्रीलंका और मालदीव। दक्षिण में समुद्र पार करते हुए एक क्या है? समुद्र है। सब क्या है? समुद्र है। इसको पार करेंगे तो दो द्वीप समूह आएगा, दक्षिण श्रीलंका और एगो यहाँ मालदीव। यहाँ मालदीव, मालदीव आएगा। ठीक है। यहाँ पे मालदीव आ रहा है। फिर भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप पाइएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटी सी रास्ता है। बीचों बीच से होकर जाने वाली एक छोटी सी रास्ता है जो क्या है? मन्नार की खाड़ी। इसी को मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि कहते हैं। इसी को मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से आपका एनसीईआरटी का पूरा विस्तार समाप्त होता है। आइए इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित चार उपयुक्त में निम्नलिखित चार उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है? बताया है कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8। 8 राज्य में से कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहला गुजरात, गुजरात, गुजरात। एक मिनट, स्टाइलस नहीं होने का कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हमारी टीम पूरा काम कर रही है कि डिजिटल बोर्ड पर वीडियो को, क्लास को चलाया जाए, लाइव क्लास को चलाया जाए। हमारी टीम पूरा इसके लिए कोशिश कर रही है। आप धैर्य के साथ वीडियो को देखते चलिए।
जल्द ही हम लोग आपके साथ फेस टू फेस रहेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो 1 नंबर में गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा झारखंड, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? 8। 8 राज्यों से अगर गुजरती है, जल्द से जल्द अगर कोई आपको परेशानी हो रहा है तो हमारी टीम इस पर जल्द काम कर रही है। हम लोग जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेकर आने वाले हैं, तो आप थोड़ा परेशानी को समझ सकते हैं। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो बताइए, इसमें उड़ीसा तो पता है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पता है आपको पहले ही कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर, सबसे पूर्वी देशांतर यही ना है। कितना है? 97.97 डिग्री 25 मिनट। तो यही प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर कह रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाएं, सिक्किम की सीमाएं नेपाल को छूती है। किसको? नेपाल को। आइए बताते हैं हम आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब की सीमा किसको छू रही है? किस देश को? तो ये नेपाल को छू रही है। किसको? नेपाल को छू रही है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नेपाल। हो जाएगा नेपाल। अभी इसका क्या बताया है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये किस राज्य का नहीं गुजरता है? तो उड़ीसा। फिर कह रहा है ग्रीष्म ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावड़ाती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? बताया है, पीछे बता चुके हैं कि कावारत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। तो कावारत्ती जाना चाहते हैं, कावारत्ती ग्रीष्म अवकाश में आप कावारत्ती जा रहे हैं, तो आप किस शहर में जाएंगे? किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो जाएंगे आप लक्षद्वीप में, क्योंकि उसकी राजधानी लक्षद्वीप की कावारत्ती है। तो कावारत्ती जा रहे हैं तो किस देश में, किसके शासित प्रदेश में जा रहे हैं? लक्षद्वीप में जा रहे हैं। मेरे मित्र, एक देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए। तो भारत की सीमा बताते हैं आपको। पाकिस्तान से लगती है, चीन से लगती है, म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से लगती है और किससे लगती है? और यहाँ इधर अफगानिस्तान से लगती है, इधर अफगानिस्तान से लगती है। तो इसमें पढ़ा है कि वो बताया है भूटान से भी लगती है। भूटान कहाँ है? भूटान यहाँ है। बताइए, भूटान से लगती है कि नहीं? तो लगती है। तो भूटान से लगती है, नेपाल से भी लगती है और बांग्लादेश के साथ भी लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी नहीं लगती है वह